हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फार्मेसी क्लासेस बाय आरती मैम, जहां पर आपको मिलेंगे बी फार्मा और डी फार्मा के सारे सब्जेक्ट के लेक्चर्स इजी पॉइंट वाइज जैसे आपको लिखने होते हैं एग्जाम में। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है बी फार्मा 6th सेमेस्टर के फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी का टॉपिक है बायोसेंसर्स, बायोसेंसर्स की वर्किंग एंड एप्लीकेशंस और बायोसेंसर के यूजेस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। बायोसेंसर्स क्या होते हैं, सबसे पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो जो बायोसेंसर्स होते हैं वो एनालिटिकल डिवाइस होते हैं। एनालिटिकल डिवाइस का मतलब क्या होता है, ये किसी भी चीज़ की एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल भी चेक कराने जाते हैं लैब के अंदर, तो वो कैसे करते हैं, बायोसेंसर्स के थ्रू करते हैं। तो बायोसेंसर्स जो होते हैं वो एनालिटिकल डिवाइस होते हैं जो डिटेक्ट कर लेते हैं चेंज अगर किसी भी बायोलॉजिकल प्रोसेस के अंदर हुए तो। और जब ये जो चेंज हो जाते हैं तो बायोसेंसर क्या करते हैं, उस चेंज को कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू। और ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है यही हमें डिस्प्ले यूनिट में दिखा दिया जाता है। जैसे हम घर पर भी अगर टेस्ट करते हैं ग्लूकोज का ग्लूकोमीटर के थ्रू, तो जो वहां पर रीडिंग आती है कि 140 है या 160 है, जितना भी है ग्लूकोज लेवल, वो कैसे आता है, ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं ना, इनके थ्रू मेजरमेंट कर लेता है जो ग्लूकोमीटर होता है वो। तो नेक्स्ट पढ़ेंगे कि बायोलॉजिकल प्रोसेस क्या हुए, क्योंकि ये डिटेक्ट कर लेता ना चेंजेस बायोलॉजिकल प्रोसेस में, तो हमें देखना पड़ेगा बायोलॉजिकल प्रोसेस क्या होते हैं। तो बायोलॉजिकल प्रोसेस जो होते हैं वो बायोलॉजिकल एलिमेंट होते हैं जो हमारे अंदर प्रेजेंट होते हैं, वही एलिमेंट होते हैं। जैसे एंजाइम या फिर टिश्यू या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर सेल्स या फिर एसिड्स, ये सारे के सारे जितने भी कंपोनेंट हैं इन सबको हम क्या बोल रहे हैं, बायोलॉजिकल एलिमेंट। अब देखते हैं कि ये जो बायोसेंसर है इस एपरेटस के अंदर कौन कौन सी चीज़ें अटैच्ड रहती हैं जिनकी वजह से ये एक्यूरेट रीडिंग बता देता है हमें। तो बायोसेंसर जो होता है उसके पास एक बायोलॉजिकल सेंसिंग एलिमेंट होता है, एक ट्रांसड्यूसर होता है, एक एम्पलीफायर होता है और एक डिस्प्ले यूनिट होती है। और ये जो चारों चीज़ें हैं इन्हीं का ही यूज़ करके बायोसेंसर हमें बताता है कि हमारे अंदर किसी भी कंपोनेंट का कितना लेवल है या हमारे अंदर कोई भी कंपोनेंट कितना प्रेजेंट है। जैसे आरबीसीज हो गए, आरबीसीज का काउंट भी करवाने जाते हैं लैब में, वो भी बायोसेंसर के थ्रू ही पता लगाते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी कंपोनेंट हैं सबका पता लगा सकते हैं बायोसेंसर कि वो कितने अमाउंट में प्रेजेंट हैं। अब देख लेते हैं ये जो हमने यहाँ पर 4 चीज़ें पढ़ी थी जो बायोसेंसर के अंदर होती हैं, वो चीज़ें क्या क्या काम करती हैं। तो फर्स्ट पढ़ेंगे बायोलॉजिकल सेंसिंग एलिमेंट। तो बायोलॉजिकल सेंसिंग एलिमेंट जो होता है यही ही होता है मेन, जो हमारा कंपोनेंट है उसके साथ में ये ऐड होके चेंज कर देता है उसके अंदर। जैसे एंजाइम ले लिया हमने, और एंजाइम जो है वो हमारा जो एनालाइट है, एनालाइट का मतलब क्या हुआ, जिसका हमें टेस्ट कराना है। अगर हमें ग्लूकोज का टेस्ट कराना है तो एनालाइट किसको बोलेंगे, ग्लूकोज को बोलेंगे। और अगर हमें आरबीसीज का काउंट चेक कराना है तो हम एनालाइट किसको बोलेंगे, आरबीसीज को। तो ये जो बायोलॉजिकल सेंसिंग एलिमेंट होता है वो हमारे एनालाइट के अंदर जिसको हमें टेस्ट कराना होता है उसके अंदर चेंज कर देते हैं। सेकंड नंबर पे आता है ट्रांसड्यूसर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये जो भी अभी चेंज कराया है हमने एंजाइम के थ्रू या बायोलॉजिकल सेंसिंग एलिमेंट के थ्रू, ये जो ट्रांसड्यूसर है ये उस चेंज को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिक सिग्नल के अंदर। ठीक है, अब जैसे आप सपोज करो यहाँ पर जो इसने चेंज किया था वो ऐसे नंबर में अगर हम देखें तो 2 चेंज किया था इसने, 2 वैल्यूज के अंदर चेंज कर दिया था। तो इलेक्ट्रॉन सिग्नल का भी सोचो, 2 इलेक्ट्रॉन सिग्नल आ जाएंगे। लेकिन अगर इसने 3 वैल्यू के अंदर चेंज कर दिया तो कितने सिग्नल्स आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। 4 वैल्यू के अंदर चेंज कर दिया तो 4 हो जाएंगे इसके इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल। तो मेरे कहने का मतलब है कि बायोलॉजिकल सेंसिंग एलिमेंट जितना चेंज करते हैं, जितने भी अमाउंट में चेंज करेंगे उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल बना देता है ट्रांसड्यूसर। बेसिकली जितना चेंज होता है ये उसको कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स के अंदर। नेक्स्ट पढ़ेंगे एम्पलीफायर जो होता है वो क्या करता है। तो क्योंकि हमारे ब्लड के अंदर जितने भी कंपोनेंट होते हैं, चाहे वो ग्लूकोज हो, चाहे वो आरबीसीज हो, चाहे जो भी हो, तो वो अगर हम देखें 1 ml ब्लड के अंदर कितनी आरबीसीज हैं, तो वो इतना 1 ml ब्लड के अंदर कोई हम इतने अच्छे से थोड़े ना देख पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, जो भी वैल्यू आती है हम उसके साथ एम्पलीफाई कर देते हैं उस वैल्यू को। जैसे अगर सपोज करो ये 2 था हमारा काउंट ग्लूकोज का और इसके जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल बने थे वो 2 ही बने थे,
तो अब ये जो 2 है इसको एम्पलीफाई करने का मतलब क्या हुआ कि इसकी 100 में मल्टीप्लाई कर देगा एम्पलीफायर। अगर 100 में मल्टीप्लाई कर देगा तो अभी टोटल कितने हो गए, 200 हो गए ना। अभी इनको काउंट करना इजी रहेगा, इसलिए एम्पलीफायर की जरूरत पड़ती है। और नेक्स्ट आएंगे डिस्प्ले यूनिट पे। तो जो डिस्प्ले यूनिट होता है ये क्या करता है, अभी ये काउंट हो गए अच्छे से क्योंकि एम्पलीफाई कर दिया था। तो डिस्प्ले यूनिट जो होता है ना उसमें ऐसा सिस्टम लगा देते हैं कि अगर यहाँ पर 100 का मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पर वो डिवाइड कर देगा 100 से, और अभी टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। तो ये ऐसे हमें एक्यूरेट रीडिंग बता देता है। यहाँ पर जितने के साथ में उसको मल्टीप्लाई कराया था यहाँ पर उतने के ही साथ डिवाइड कर देता है ये सिस्टम, जिससे हमारी एक्यूरेट वैल्यू आ जाती है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर इसको डायग्राम को थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे ये हमारा एनालाइट है, सपोज करो ये ग्लूकोज है और ये है बायोलॉजिकल सेंसिंग एलिमेंट। जैसे अगर हम यहाँ पर लिखना भी चाहें तो ये है ग्लूकोज और ये है बायोलॉजिकल सेंसिंग एलिमेंट। तो ऐसे सपोज करो यहाँ पर ये है ग्लूकोज ऑक्सीडेज। ग्लूकोज ऑक्सीडेज क्या करता है, ये ऑक्सीडेशन कर देता है ग्लूकोज को। तो अब होता क्या है, जितना भी ग्लूकोज होगा उतना ही ग्लूकोज ऑक्सीडेज उसको ऑक्सीडाइज कर देगा। कम ग्लूकोज मिलेगा उसको तो कम ऑक्सीडेशन कर पाएगा, और ज्यादा ग्लूकोज मिलेगा तो ज्यादा ऑक्सीडेशन कर पाएगा, मतलब उतना चेंज हुआ ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, चेंज हो गया इसके अंदर। अब ये जो चेंज है इस चेंज को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है ट्रांसड्यूसर। तो ट्रांसड्यूसर ने ये जो चेंज था इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के अंदर। ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल बन गए यहाँ पर। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल हैं इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि ये तो बहुत कम होंगे ना, तो एक्यूरेट रीडिंग के लिए इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब एम्पलीफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो एम्पलीफायर है वो उसको एम्पलीफाई कर देता है, और एम्पलीफाई करने के बाद में ये जो डिस्प्ले यूनिट है ये उसको अच्छे से फिर से कैलकुलेट करके यहाँ पर हमें बता देती है कि कितना अमाउंट प्रेजेंट है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स बायोसेंसर के, कि जो बायोसेंसर होते हैं उनके अंदर बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होने चाहिए। तो सबसे पहले जो बायोसेंसर्स होते हैं वो एक्यूरेट होने चाहिए। जितनी वैल्यू है हमारे एनालाइट के अंदर वो एक्यूरेट वैल्यू आनी चाहिए। सेकेंड है कि बायोसेंसर्स जो होते हैं वो रियल टाइम रिस्पॉन्स देने चाहिए। रियल टाइम रिस्पॉन्स का क्या मतलब है, जैसे हमने ब्लड लिया अभी और अगर हम इसको 1 घंटे बाद भी टेस्ट कराएं, आफ्टर 1 आवर भी इसको टेस्ट कराएं, तभी भी वही ही वैल्यू आनी चाहिए। नेक्स्ट है बायोसेंसर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होने चाहिए। सेंसिटिव होने का मतलब क्या है कि अगर बहुत कम अमाउंट भी है, जैसे ग्लूकोज हम चेक कराने गए, अगर ग्लूकोज का अमाउंट बहुत कम भी है हमारे ब्लड के अंदर तो उसको भी डिटेक्ट कर पाए, उसके लिए भी सेंसिटिव होना चाहिए। और नेक्स्ट है कि बायोसेंसर्स जो हैं वो स्पेसिफिसिटी होनी चाहिए उसके अंदर। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ब्लड के अंदर तो बहुत सारे कंपोनेंट है ना, इसके अंदर आरबीसीज भी हैं, डब्ल्यूबीसीज भी हैं, प्लेटलेट्स भी हैं, प्रोटीन्स भी हैं, प्लाज्मा भी है और ग्लूकोज भी है साथ में। तो ये जो एंजाइम है जिसके साथ भी हम इसमें चेंज कराना चाहते हैं वो एंजाइम सिर्फ ग्लूकोज के साथ ही बाइंड होना चाहिए। अगर वो और चीज़ों के साथ भी बाइंड हुआ, उनके साथ भी चेंज करेगा और उनके साथ भी चेंज करेगा तो वो चेंज भी तो कन्वर्ट हो जाएगा ना इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में। पर हमें क्या चाहिए, सिर्फ ग्लूकोज की वैल्यू चाहिए। तो वो जो एंजाइम है उसको सिर्फ ग्लूकोज के साथ ही चेंज करना है, बाकी किसी के साथ कुछ भी नहीं करना है। इसको बोलते हैं स्पेसिफिसिटी, मतलब वो स्पेसिफिक होना चाहिए सिर्फ ग्लूकोज के अंदर चेंज करने के लिए। लास्ट है कि जो बायोसेंसर्स होते हैं वो रेजिस्टेंट होने चाहिए अगर पीएच, आयनिक स्ट्रेंथ या फिर टेम्परेचर के अंदर फ्लक्चुएशंस आए तो। अगर ये पीएच चेंज हो रहा है, आयनिक स्ट्रेंथ चेंज हो रही है या टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो जो बायोसेंसर है उसको एक्यूरेट रीडिंग देनी चाहिए। इनकी वजह से रीडिंग के अंदर फ्लक्चुएशंस नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट पढ़ेंगे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ बायोसेंसर्स। तो पहले पढ़ते हैं एडवांटेज इसके क्या होते हैं। सबसे पहले तो ये रैपिड और कंटिन्यूस मेजरमेंट होता है इसके अंदर। तो जैसे अगर आप ग्लूकोमीटर से घर पे ग्लूकोज भी चेक करते हो तो हमें जरा सी देर में पता चल जाता है कि ग्लूकोज का अमाउंट कितना है ब्लड के अंदर, तो इसीलिए रैपिड होती है ये। गुड स्पेसिफिसिटी होती है, मतलब जिस अमाउंट को हम एनालाइज करना चाह रहे हैं सिर्फ वही एंजाइम की ही वैल्यू बताती है। नेक्स्ट है कि जो कैलिब्रेशन होता है वो पॉसिबल होता है बहुत कम अमाउंट ऑफ रिएजेंट के साथ भी। जैसे हम यहाँ पर पढ़ रहे थे कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होना चाहिए, मतलब बहुत कम क्वांटिटी के साथ भी उसको वैल्यू दे देनी चाहिए। तो ये
नेक्स्ट है ये फास्ट रिस्पॉन्स देने चाहिए। और इससे नेक्स्ट है कि मेजरमेंट जो होती है नॉन पोलर मॉलिक्यूल की, क्योंकि नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो होते हैं हम उनका एनालिसिस नहीं कर सकते अदर मेथड से, जैसे एम्पेरोमेट्री या पोलैरोग्राफी को यूज़ करके हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल का एनालिसिस नहीं कर सकते। तो ये अच्छा मेथड होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के एनालिसिस के लिए। लास्ट है हाईली एक्यूरेट सेंसिटिविटी होती है इसकी, हाईली एक्यूरेट सेलेक्टिविटी होती है एंड हाईली एक्यूरेट प्रोसेसिंग होती है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे डिसएडवांटेज क्या होते हैं बायोसेंसर के। फर्स्ट डिसएडवांटेज है कि अगर पीएच थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है बायोसेंसर का तो जो बायोसेंसर की परफॉर्मेंस है उसमें फ्लैक्चुएशन आ जाती है, ये डिसएडवांटेज होता है। और नेक्स्ट डिसएडवांटेज है कि अगर टेम्परेचर थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है तो भी बायोसेंसर की परफॉर्मेंस में थोड़ा बहुत फ्लैक्चुएशन आ जाती है। नेक्स्ट है कि ये रिक्वायर करता है एक्यूरेट मेजरमेंट कंडीशंस, जो कंडीशंस होती हैं वो हमें मेंटेन करनी पड़ेंगी तभी एक्यूरेट रिजल्ट आएगा। और लास्ट है ये रिक्वायर करता है सैंपल प्रिपरेशन, तो मतलब जब भी हम अपने ब्लड का भी टेस्ट करवाने जाते हैं तो जो लैब वाला होता है वो हमारे ब्लड की भी सैंपल प्रिपरेशन करता है, उसके बाद में उसका टेस्ट होता है। तो ये सैंपल प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट भी होती है इसके अंदर। नेक्स्ट पढ़ेंगे टाइप्स कौन कौन से होते हैं बायोसेंसर्स के। तो आपको बस यहाँ पर टाइप्स के नाम पढ़ने, क्योंकि ये आपके सिलेबस में स्पेसिफाई नहीं है। आपको कंटेंट बनाने के लिए एग्जाम पेपर के अंदर वहाँ पर आप ये लिख देना, क्योंकि अच्छा रहता है लिखना, वरना ये एग्जाम में एज सच आएगा नहीं कि राइट अबाउट टाइप्स ऑफ बायोसेंसर। तो देखते हैं बायोसेंसर्स जो होते हैं वो कितने तरह के होते हैं। हमने जो बायोसेंसर होते हैं उनको 4 कैटेगरी में डिवाइड करा हुआ है। एक होते हैं ऑप्टिकल बायोसेंसर, एक होते हैं रेजोनेंट बायोसेंसर, थर्ड होते हैं थर्मल बायोसेंसर एंड फोर्थ होते हैं आयन सेलेक्टिव बायोसेंसर। जो ऑप्टिकल बायोसेंसर होते हैं उसके फिर से 2 सब टाइप्स होते हैं, एक होता है सरफेस प्लाज्मोन रेजोनेंस बायोसेंसर और एक होता है पीजो इलेक्ट्रिक बायोसेंसर। ये पीजो इलेक्ट्रिक तो बहुत ज़्यादा यूज भी करा जाता है। जो आयन सेलेक्टिव बायोसेंसर्स होते हैं वो 4 सब कैटेगरी में डिवाइड करे गए हैं, जैसे पोटेंशियोमेट्रिक, एम्पेरोमेट्रिक, इम्पेडोमेट्रिक एंड वोल्टामेट्रिक। नेक्स्ट पढ़ेंगे वर्किंग ऑफ बायोसेंसर। ये आपके सिलेबस में स्पेसिफाइड है, एग्जाम में पूरा एक क्वेश्चन ऐसे लिखने आएगा, राइट अबाउट वर्किंग ऑफ बायोसेंसर एंड एप्लीकेशन ऑफ बायोसेंसर। तो पढ़ते हैं वर्किंग ऑफ बायोसेंसर। जो बायोसेंसर होते हैं वो सिग्नल ट्रांसडक्शन एंड बायो रिकॉग्निशन ऑफ एलिमेंट प्रिंसिपल पर काम करते हैं। अब जैसे कि हमने यहाँ पर ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि ये काम कैसे करता है। तो सबसे पहले जो डीएक्टिवेटेड एंजाइम है, जो बायोमोलिक्यूल है, ये कौन सा है, ये वाला पार्ट, ये जो है इसको लेने के बाद में हम इसको सेट कर देते हैं ट्रांसड्यूसर के प्रॉक्सिमिटी में, मतलब ट्रांसड्यूसर के जस्ट पास में इसको हम लगा देते हैं। जो टेस्टेड एनालाइट होता है, जिस भी चीज़ को हमें टेस्ट करना है उसको हम लिंक करा देते हैं स्पेसिफिक एंजाइम के साथ। तो जैसे यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, मतलब ये इसके साथ में आकर ऐसे बाइंड हो जाएगा। और जैसे ही ये इसके साथ में बाइंड होगा तो यहाँ पर 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो एंजाइम इसके अंदर चेंज कर रहा है और या तो एनालाइट एंजाइम के अंदर चेंज कर रहा है। दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं, इसके अंदर भी चेंज हो सकता है और इसके अंदर भी चेंज हो सकता है। अभी दोनों में से किसी भी एक चीज़ के अंदर चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ लिखा है चेंज इन बायोकेमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एंजाइम, आप ऐसे भी लिख सकते हो चेंज इन बायोकेमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एनालाइट, दोनों में हो सकता है किसी के भी अंदर। अब नेक्स्ट है कि ये जो चेंज है बायोकेमिकल प्रॉपर्टी के अंदर वो कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। इनको कन्वर्ट कौन करता है, तो ट्रांसड्यूसर जो होता है वो इस चेंज को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स के अंदर। अब ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल हैं वो एम्पलीफाइड हो जाते हैं एम्पलीफायर से, क्योंकि ब्लड के अंदर या किसी भी चीज़ के अंदर बहुत कम अगर अमाउंट है तो उसको अच्छे से नहीं एवेलुएट कर सकते, तो उसको एम्पलीफाई करना होता है। तो यहाँ पर एम्पलीफायर ने उसको एम्पलीफाई कर दिया, अभी ये एम्पलीफाई हो गया। अभी जो आउटकम है एम्पलीफायर का, यहाँ से जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स निकलेंगे या इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स निकलेंगे वो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन होते हैं बायोलॉजिकल मटेरियल का। जितना बायोलॉजिकल मटेरियल होगा उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होंगे। इसके बाद में लास्ट है कि जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं फिजिकल डिस्प्ले के ऊपर। यहाँ पर एक मॉनिटर लगा होता है तो उसमें हमें डिस्प्ले हो जाते हैं और हम पता लगा लेते हैं कि कितना अमाउंट में प्रेजेंट है कोई भी एनालाइट।
नेक्स्ट पढ़ेंगे एप्लीकेशंस क्या क्या होती हैं बायोसेंसर की। तो सबसे पहले तो मेडिसिन, क्लिनिकल एंड डायग्नोस्टिक एप्लीकेशन होते हैं इसकी, और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसके अंदर हमने एक ग्लूकोज वाला पढ़ भी लिया है, तो ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा तो यहीं पर ही इसका यूज़ करते हैं बायोसेंसर का। नेक्स्ट है कि बायोसेंसर जो होते हैं वो ड्रग डिस्कवरी में भी यूज़ होते हैं, जो भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट होते हैं प्लांट के, उनकी स्क्रीनिंग में भी इसको यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट है कि फ्लोरेसेंट बायोसेंसर्स जो होते हैं वो भी यूज़ करे जाते हैं ड्रग की डिस्कवरी के लिए। नेक्स्ट है एनवायरनमेंट मॉनिटरिंग के लिए, जैसे एनवायरनमेंट में कितने अमाउंट में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है उसकी मॉनिटरिंग भी या उसका एनालिसिस भी हम कर सकते हैं बायोसेंसर के थ्रू। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस भी होते हैं इसके। और नेक्स्ट है फूड इंडस्ट्री के अंदर भी इसके एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे फूड के अंदर कोई भी फूड अगर बनाया है, बड़े बड़े जो ब्रांड होते हैं जैसे डोमिनोज हो गया या और भी बहुत बड़े बड़े ब्रांड होते हैं, तो उनके अंदर हमें फूड के अंदर देखना है कोई भी सब्सटेंस, तो भी हम बायोसेंसर के थ्रू पता लगा सकते हैं कि इसमें कितना प्रोटीन है, कितना फैट है, कितना क्या है, वो भी हम बायोसेंसर के थ्रू ही पता लगाते हैं। नेक्स्ट है एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री में भी इसका यूज़ करते हैं। तो एग्रीकल्चर में हम बेसिकली तो इसका यूज़ करते हैं पेस्टिसाइड रेजिड्यू को देखने के लिए। फर्स्ट पढ़ते हैं मेडिसिन या क्लिनिकल या डायग्नोस्टिक एप्लीकेशंस जो होते हैं उनके अंदर इसका क्या यूज़ होता है। तो मेन एरिया जो होता है बायोसेंसर का, वो मेन एरिया तो मेडिसिन, क्लिनिकल एंड डायग्नोस्टिक एप्लीकेशंस ही होते हैं। मेनली तो ये यहीं पर ही यूज़ करा जाता है। जो इलेक्ट्रोकेमिकल बेस्ड बायोसेंसर्स जो होते हैं वो यूज़ करे जाते हैं बायोकेमिकल लैब्स में मॉनिटर करने के लिए और मेज़र करने के लिए ग्लूकोज का लेवल और या फिर लैक्टिक एसिड का भी लेवल। नेक्स्ट एप्लीकेशन है कि जो बायोसेंसर्स होते हैं वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के ड्रग डिस्कवरी में भी यूज़ करे जाते हैं। पता लगाया जाता है कि वो किसी डिसीज़ में काम आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। इसके लिए बायोसेंसर्स जो होते हैं वो यूज़ करे जाते हैं इवेलुएट करने के लिए एफिकेसी मतलब रिसेप्टर के साथ बाइंड होके उसका इनहिबिशन या उसका स्टिमुलेशन करना, और या फिर एफिनिटी का मतलब क्या होता है, सिर्फ रिसेप्टर से बाइंड हो जाना। तो बायोसेंसर्स जो होते हैं वो यूज़ करे जाते हैं इवेलुएट करने के लिए एफिनिटी एंड एफिकेसी ऑफ न्यू ड्रग मॉलिक्यूल विद बायोमॉलिक्यूल, कि कोई भी बायोमॉलिक्यूल के साथ में वो बाइंड हो रहा है या नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है फ्लोरेसेंट बायोसेंसर्स, इसकी एप्लीकेशन। तो फ्लोरेसेंट बायोसेंसर्स जो होते हैं वो इमेजिंग सैंपल होते हैं। इमेजिंग ये हमें बताएंगे किसी भी चीज़ के बारे में, और ये यूज़ होते हैं डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ मेडिसिन एंड कैंसर और मेडिसिन के इन्वेस्टिगेशन के लिए यूज़ होते हैं, कैंसर के डायग्नोसिस के लिए भी यूज़ होते हैं। ये फ्लोरेसेंट बायोसेंसर जो होते हैं वो स्मॉल प्लेटफॉर्म होते हैं जो कनेक्ट रहते हैं एक रिसेप्टर से और बहुत सारे फ्लोरेसेंट सैंपल के साथ, जैसे कि केमिकली, जेनेटिकली या एंजाइमेटिकली, ये ऐसे उसके साथ में कनेक्ट रहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग पे। तो एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग जो होता है वो भी एक बहुत बड़ी एप्लीकेशन होती है बायोसेंसर की, एनवायरमेंट पॉल्यूशन को देखने के लिए और वाटर पॉल्यूशन को देखने के लिए। बहुत सारे पॉल्यूटेंट होते हैं ग्राउंड वाटर के अंदर, जैसे आपको पता ही होगा अभी कितना ज़्यादा पॉल्यूटेड वाटर आ रहा है, वो इवन पीने लायक भी नहीं होता, बिना आरओ के आप उसको पी भी नहीं सकते। तो बायोसेंसर्स जो होते हैं उनके अंदर सेंसिंग एलिमेंट होते हैं जो सेंस कर लेते हैं कि उसके अंदर कितना नाइट्रेट और कितना फॉस्फेट प्रेजेंट है वाटर के अंदर, क्योंकि ये जो मिनरल्स होते हैं जब ये ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो जाते हैं उसी को ही तो हम वाटर पॉल्यूशन बोलते हैं। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या क्या होती हैं। तो फर्मेंटेशन जो होता है वो एक लार्ज इंडस्ट्रियल ऑपरेशन है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो फर्मेंटेशन के थ्रू ही बनाई जाती हैं, जैसे दही हो गया, वाइन हो गया, बियर हो गया या सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गए, ये सारे के सारे एंजाइम को यूज़ करके ही तो बनाए जाते हैं। तो जैसे कि डेयरी हो गया या अल्कोहल हो गया या और भी ऐसे सिमिलर प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको बनाने के लिए हमें फर्मेंटेशन की ज़रूरत पड़ती है, और बायोसेंसर्स जो होते हैं वो पता लगा लेते हैं कि कितना फर्मेंटेशन अभी हुआ है। नेक्स्ट है फूड इंडस्ट्री के अंदर बायोसेंसर का क्या क्या एप्लीकेशन होता है। तो जो बायोसेंसर्स होते हैं वो फूड इंडस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा यूज़ करे जाते हैं फूड के क्वालिटी कंट्रोल के लिए या क्वालिटी कंट्रोल मेजरमेंट के लिए, जैसे फूड के अंदर कितना अमाउंट में अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट है, अमाइनो एसिड्स मतलब प्रोटीन प्रेजेंट है, और कितने अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, कितने अमाउंट में अल्कोहल प्रेजेंट है या कितने अमाउंट में गैस प्रेजेंट है, ये देखने के लिए भी हम बायोसेंसर्स का यूज़ करते हैं। बहुत सारे कॉमन फूड इंडस्ट्रीज ऐसे होते हैं जो यूज़ करते हैं रेगुलरली बायोसेंसर्स का। कौन कौन से वाइन
बियर, योगर्ट और सॉफ्ट ड्रिंक्स वाले इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट पढ़ेंगे एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज में इसके क्या क्या एप्लीकेशन होते हैं। तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज में हम बेसिकली तो पेस्टिसाइड रेजिड्यू को चेक करने के लिए ही बायोसेंसर्स का यूज़ करते हैं। पेस्टिसाइड रेजिड्यू मतलब यहाँ पर भी तो हम नाइट्रेट्स और सल्फेट्स या फिर क्लोरेट यही वाले पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं। तो हमने प्लांट के ऊपर ही स्प्रे करा है पेस्टिसाइड का। हमने ये थोड़े ना सोचा कि वो अंदर भी चला जाए प्लांट का। अगर अंदर चला जाएगा फिर तो जो इस प्लांट को खाएगा उसके अंदर भी चला जाएगा ना पेस्टिसाइड। पर हमें क्या चाहिए, यहाँ पर जाए, पेस्ट को किल करे और इवेपोरेट हो जाए। तो अगर अंदर एब्जॉर्ब भी हो जाता है तो उस एब्जॉर्ब्ड वाले का पता लगा सकते हैं हम बायोसेंसर का यूज़ करके। ये जो एब्जॉर्ब हो जाता है इसी को ही बोलते हैं पेस्टिसाइड रेजिड्यू। थैंक यू।